वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। अरे देवराज, तुम इस तूफानी बरसात में इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? रघुनाथ काका, अभी देर मत करो, जल्दी से अपना घर खाली कीजिए। पहाड़ों से तेज सैलाब उतर आया है, पूरा गांव खतरे में है। ज्यादा लोग पहले ही निकल गए हैं, बस आप लोग ही बचे हो, जल्दी से निकलो। इतना कहकर देवराज वहां से चला गया। रघुनाथ काका ने तुरंत अपने बेटे अरविंद और बहू सीता से कहा, बेटा अरविंद, जरूरी सामान जल्दी से बांध लो। देवराज बताकर गया है कि सैलाब बहुत तेज आया है, हालात बिगड़ रहे हैं। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जी पिताजी, मैं और सीता अभी सामान ले लेते हैं। आप सुनीता को लेकर बाहर निकलिए, हम तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं सुनीता को ले जाता हूँ। तुम दोनों देर मत करना, समय बहुत कम है। रघुनाथ ने अपनी पोती सुनीता को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गया। अरविंद और सीता घर से निकल नहीं पाए। पानी की तेज लहरों ने उनका रास्ता बंद कर दिया। दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतना शक्तिशाली था कि उन्हें अपने साथ बहा ले गया। रघुनाथ काका ने बाहर से सब कुछ देखा, पर उनके पास कुछ करने का समय ही न था। एक पल की देरी ने उनका पूरा परिवार तोड़ कर रख दिया। रघुनाथ जमीन पर गिरकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैं इस दिन को देखने से पहले क्यों ना मर गया। मेरा बेटा, मेरी बहू, सब छिन गया। अब मेरी दुनिया में सिर्फ मेरी छोटी पोती सुनीता ही बची है। भगवान, उसकी रक्षा करना। सैलाब की लहरें बढ़ती जा रही थी। रघुनाथ अपनी पोती को बाहों में संभालते हुए वहां से निकल गए और एक सुरक्षित जगह की तरफ चल दिए। वहीं उनके पास एक आदमी आया और बोला, काका, आप इतने गमगीन क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? रघुनाथ ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, बेटा, हमारे गांव को सैलाब ने तबाह कर दिया। मेरा बेटा और बहू दोनों बह गए, घर भी खत्म हो गया। अब ना कोई ठिकाना बचा, ना रोटी का सहारा। मैं और मेरी पोती सुबह से भूखे हैं। वो आदमी बोला, काका, चिंता मत कीजिए। पास के शांतिपुर गांव में एक धर्मशाला है। सरकार ने वहां उन सभी लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया है जिनके गांव सैलाब में डूब गए। आप अपनी पोती को लेकर वहां जाइए, वहां आपको आराम भी मिलेगा और भूख भी नहीं लगेगी। रघुनाथ ने थोड़ी तसल्ली की सांस ली और कहा, बेटा, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, वरना मैं और मेरी पोती यहीं भूख से मर जाते। रघुनाथ सुनीता को लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद जब वो धर्मशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कलेक्टर खुद खड़े हैं। पहले तो रघुनाथ घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके बोले, बेटा, क्या ये वही धर्मशाला है जहां उन लोगों को जगह मिली है जिनके गांव सैलाब से बर्बाद हो गए हैं? हाँ काका, बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ सभी लोग रह रहे हैं जो सैलाब से प्रभावित हुए। आप भी अपनी पोती के साथ यहाँ रहिए, आपको कमरा भी मिलेगा और जरूरी चीजें भी। कलेक्टर के इस प्यार भरे व्यवहार से रघुनाथ का बोझ हल्का हो गया। वहां एक सेवक उनके पास आया और बोला, काका, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। कमरे में पहुंचकर रघुनाथ ने कहा, बेटा, एक बात और, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर कुछ मिल सके तो मेरी पोती के लिए थोड़ा खाना ले आओ। काका, ये सब कुछ आपके लिए ही तो सरकार ने भेजा है। आप आराम से खाइए और अपनी पोती को भी खिलाइए। मैं अभी ले आता हूँ। थोड़ी देर में खाना आ गया। रघुनाथ और छोटी सुनीता ने पेट भर कर खाया। खाना खाकर सुनीता ने अपनी मासूम आवाज में पूछा, दादाजी, माँ और पापा कब वापस आएंगे? बहुत देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आए? सुनीता की बात सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा,
बेटा, अब तेरे माँ बापा भगवान के पास चले गए हैं। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, पर तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी छुप नहीं पाई। उस रात रघुनाथ और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनकर वहीं धर्मशाला में सो गए। सुबह होते ही रघुनाथ कमरे से बाहर निकले। बाहर बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने रघुनाथ से पूछा, काका, आप कौन से गांव के हो? कल आपको छोटी सी लड़की के साथ आते देखा था। आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं? रघुनाथ का चेहरा उदास हो गया। धीरे से बोले, मेरा एक ही बेटा था, अरविंद, उसकी पत्नी सीता और मेरी पोती सुनीता। सैलाब के दिन मेरा बेटा और बहू पानी के साथ बह गए। सिर्फ मैं और मेरी पोती बच पाए। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। फिर एक आदमी बोला, काका, आप निश्चिंत रहिए, आज ही आप सबको पैसा मिल जाएगा। रघुनाथ ने बेचैनी से पूछा, लेकिन बेटा, वो मदद हमें कब मिलेगी? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा जिससे हम घर बना सकें। जब आप लोग धर्मशाला से रवाना होंगे, तब सरकार की तरफ से दिया गया धन आपको दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने गांव वापस गए। रघुनाथ काका भी सुनीता को लेकर वापस अपने पुराने गांव लौट गए। वहां जाकर सभी ने नए घर बनवाने की शुरुआत की। रघुनाथ ने भी खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से चलने लगी, लेकिन दिल में बेटे बहू की याद हमेशा उन्हें रुलाती रही। एक दिन रघुनाथ काका खेती से लौट रहे थे तो उन्होंने जंगल से एक छोटा सा नीम का पौधा उठाया और अपने घर के सामने लगा दिया। सुनीता ने हैरानी से पूछा, दादाजी, आप नीम का पौधा यहाँ क्यों लगा रहे हो? घर के सामने तो लोग फूलों के पौधे लगाते हैं, पर आपने नीम क्यों चुना? रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब ये नीम बड़ा हो जाएगा ना, तो हमें धूप से छाया और तूफान से सहारा देगा। हर 2-3 साल में सैलाब आता है। अगर मैं इस पेड़ को बड़ा करूँगा तो इसके ऊपर एक छोटी झोपड़ी बनाऊँगा। अगली बार जब पानी आएगा, हम इस नीम पर बनी झोपड़ी में सुरक्षित रहेंगे। सुनीता भी छोटी थी। उसने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या पेड़ सच में हमें बचा सकता है? बिल्कुल बेटा, इंसान अपनी सोच और मेहनत से कुछ भी कर सकता है। अगर हम तैयारी रखेंगे तो कोई आपदा हमें हरा नहीं सकती। गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से कुछ हंस पड़े। लोग आपस में हंसने लगने लगे। काका पागल हो गए हैं। भला नीम का पेड़ सैलाब से बचाएगा? सही कहा। लगता है दुख के कारण उनका दिमाग हिल गया है। काका को डॉक्टर की जरूरत है, पेड़ की नहीं। पर रघुनाथ ने किसी की परवाह नहीं की। वो रोज खेती से लौटकर नीम को पानी देते और ध्यान से संभालते। गांव में कुछ समझदार लोग भी थे। उन्होंने सोचा, जो बात रघुनाथ काका कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है। उनमें से कुछ लोग रघुनाथ के पास आए और बोले, काका, हमें भी बताइए, ये नीम का पेड़ आने वाले समय में कैसे मदद करेगा? बेटा, पेड़ जब मजबूत हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर झोपड़ी बनाऊंगा। जब सैलाब आएगा तो हम वहां सुरक्षित रहेंगे। तुम भी पेड़ लगाओ और अपने परिवार की रक्षा करो। हम भी अपने घर के सामने पेड़ लगाएंगे। कल को अगर सैलाब फिर से आया तो हम भी उनकी तरह तैयार रहेंगे। ये सुनकर लोगों ने भी नीम के पौधे लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के कई घरों के सामने नीम के पौधे उगने लगे। कुछ महीने बाद नीम के पेड़ तेजी से बढ़ने लगे। रघुनाथ काका रोज खेती के काम के बाद जंगल जाते और वहां से लकड़ियां काटकर घर ले आते। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। गांव के एक आदमी ने हैरानी से पूछा, काका, मैं रोज देखता हूं आप जंगल जाकर लकड़ियां लाते हो। ये इतनी ज्यादा लकड़ियां आप किस काम के लिए इकट्ठी कर रहे हो? बेटा, तुम्हें याद है ना, मैंने अपनी नीम के पेड़ के बारे में क्या कहा था? अब वो पेड़ मजबूत हो गया है। मैं इन लकड़ियों से पेड़ के ऊपर एक झोंपड़ी बनाऊंगा, ताकि जब अगला सैलाब आए तो मैं और मेरी पोती वहां सुरक्षित रह सकें। काका, ये तो बहुत समझदारी की बात है। मैं भी आपकी तरह करूंगा।
अपने घर के सामने नीम का पेड़ तो मैं भी लगा चुका हूँ। अब मैं भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके झोंपड़ी बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ और मैं गांव के सब लोगों को भी ये बात बताऊंगा ताकि सभी अपना इंतजाम कर सकें। बहुत अच्छा बेटा। उस आदमी का नाम हरीराम था। वो तुरंत गांव वालों के पास गया और सबको समझाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में गांव के नीम के पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी झोपड़ियां बन गई। अब गांव वाले निश्चिंत थे कि अगला सैलाब आएगा तो वो सब अपने परिवार के साथ झोपड़ियों में सुरक्षित रहेंगे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।